हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स जिनका मेजर ज्योग्राफी है उनके लिए है, जो भी से अपनी यूजी की स्टडी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे झारखंड के कृषि के बारे में और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे झारखंड के भूगोल में झारखंड के कृषि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में उत्पादित फसलों को जलवायु के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी फसल कह रहा है कि अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल के मध्य में उत्पादित शीतकालीन फसलों को रबी फसल कहा जाता है, जिसमें हम गेहूं, जौ, आलू, चना, सरसों, मसूर आदि पैदा करते हैं, मतलब इस समय पैदा की जाती हैं। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? तो जो जुलाई अगस्त से सितंबर अक्टूबर के मध्य में वर्षा काल में उत्पादित फसलों को खरीफ के नाम से जाना जाता है। मतलब कि जो जुलाई अगस्त और सितंबर अक्टूबर के मध्य में जो बोई जाती है, उत्पादित होती है, उसे इसमें बोया जाता है चावल, ज्वार, मक्का, जूट, मूंग, मोठ, राई, उड़द आदि खरीफ के समय में ही बोई जाती है। तीसरा है जायद की फसल। बोल रहा है कि शीतकालीन एवं वर्षाकालीन फसलों के अतिरिक्त इनके मध्यवर्ती समय में बोई जाने वाली फसल को जायद की फसल कहते हैं। विविध सब्जियां, चारा फसलें, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा आदि इसी फसल के अंतर्गत में आते हैं। तो ये 3 फसल हैं, 3 प्रकार के फसल जो कि उगाए जाते हैं: रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। अब हम इससे देखते हैं झारखंड के कृषि से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। पहला है, झारखंड के कृषि प्रदेशों का उल्लेख कीजिए। तो कह रहा है कि किसी भी प्रदेश के कृषि स्वरूप का निर्धारण में वहाँ की जलवायु, मृदा, जल संसाधन आदि महत्वपूर्ण होता है। इनके अलावा कृषि प्रदेश के निर्धारण में फसलों के प्रकार, कृषिगत यंत्र, कृषि प्रौद्योगिकी, फसलों की सघनता, पशुपालन, मानवीय श्रम पूंजी तथा उत्पादन का स्तर आदि का सहयोग लिया जाता है। बृहद रूप से प्रांत के कृषि प्रतिरूप में समरूपता दृष्टिगत होती है, परंतु उपयुक्त तथ्यों के दृष्टिगत गहन अध्ययन से झारखंड में कृषिगत क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी दिखाई देती है। इन विभिन्नताओं के आधार पर झारखंड को निम्नलिखित कृषि प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए कितने भागों में बांटा गया है कृषि प्रदेशों में हमारे झारखंड को। तो यहाँ पे देख सकते हो कि उत्तर पूर्वी सीमांत का कृषि प्रदेश, राजमहल की पहाड़ियाँ समीपवर्ती क्षेत्रों में कृषि प्रदेश, हजारीबाग पठार का कृषि प्रदेश, दामोदर घाटी का कृषि प्रदेश, रांची पठार का कृषि प्रदेश, उत्तर कोयल घाटी का कृषि प्रदेश, इधर चाईबासा मैदान का कृषि प्रदेश और निचली स्वर्णरेखा घाटी का कृषि प्रदेश। आगे है, जितना भी यहाँ पे कृषि प्रदेश राज्य का दिखाया गया है उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा विस्तार से जानेंगे। पहला है उत्तरी कोयल घाटी का कृषि प्रदेश। कह रहा है कि इस कृषि प्रदेश का विस्तार गढ़वा, पलामू, लातेहार आदि जिलों में है। इस प्रदेश को 2 भागों में बांटा जा सकता है: पाट प्रदेश और पलामू का पठार। यहाँ चावल की कृषि सभी स्थानों पर होती है, परंतु अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मोटे अनाजों जैसे कि मक्का, चना, तिलहन, दलहन, गन्ना आदि को प्राथमिकता दी जाती है। इस क्षेत्र में कृषि के समुचित विकास के लिए सिंचाई सुविधाओं का विकास होना बहुत जरूरी है। अगला कृषि प्रदेश है दामोदर घाटी कृषि प्रदेश। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इस प्रदेश का विस्तार पश्चिम में लातेहार से पूर्व में धनबाद तक के क्षेत्र शामिल हैं। इसमें पूर्वी लातेहार, दक्षिण हजारीबाग, दक्षिण चतरा, बोकारो तथा धनबाद जिले सम्मिलित हैं। इस कृषि प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानों की प्रधानता मिलती है। इस कृषि प्रदेश में चावल तथा मक्का प्रमुख फसलें हैं, क्योंकि यहाँ तिलहन एवं दलहन अन्य फसलों के रूप में पैदा होती है। कोयला खनन, दामोदर घाटी निगम की स्थापना, उद्योगों का विकास तथा नगरीकरण के कारण
1960 के दशक के उपरांत इस प्रदेश में सब्जियों, फलों, अन्य नकदी फसलों की खेती की जाती है। आगे कह रहा है कि रामगढ़, गोला, चितरपुर में अधिकतर फल एवं सब्जियों की ही पैदावार दृष्टिगत होती है। अगला कृषि प्रदेश है रांची पठार का। रांची पठार के बारे में कहा जा रहा है कि यह प्रदेश पाट प्रदेश के पूर्व में रांची के पठार पर विस्तृत है। इसका संपूर्ण विस्तार रांची, पूर्वी लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा जिलों में है। यह निम्न भूमि दोन तथा उच्च भूमि टोड़ कहलाती है। दोन का उपयोग धान की फसलों के लिए, टोड़ क्षेत्र का उपयोग तिलहन, दलहन, रागी, सब्जी और फलों के उत्पादन के लिए किया जाता है। नगरों के आसपास के क्षेत्रों में सब्जियों की 3-4 फसलें ली जाती हैं। आगे कह रहा है कि बुंडू, पिसेरिया, बेड़ो, चुटिया, ठाकुरगांव तथा मार्डर आदि क्षेत्रों में सब्जियां भी बहुत अधिक होती है। इस प्रदेश में गेहूं की कृषि का भी विकास हुआ है। तो यह था रांची पठार का कृषि प्रदेश। अब आते हैं हजारीबाग पठार का कृषि प्रदेश। इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह प्रदेश का विस्तार हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा तथा चतरा जिलों में है। दामोदर घाटी का उत्तरी किनारा इस क्षेत्र का दक्षिणी सीमा बनाता है। यहाँ का धरातल उबड़ खाबड़ है। यहाँ मुख्यतः चावल, मक्का, रागी आदि फसलें होती हैं। अन्य फसल में तिलहन व दलहन, साग सब्जियां और फल पैदा किए जाते हैं। यह प्रदेश सिंचाई की समस्या से परेशान है क्योंकि यहाँ की कृषि मानसून पर निर्भर है। ये था हजारीबाग कृषि प्रदेश के बारे में। अब आते हैं राजमहल की पहाड़ी और उसके आसपास के कृषि प्रदेश। इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह कृषि प्रदेश इस कृषि प्रदेश में दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, दक्षिण साहिबगंज एवं दक्षिण पाकुड़ सम्मिलित है। चावल, चना इन प्रदेशों की प्रमुख फसल है। इसके अलावा यहाँ गेहूं, तिलहन एवं दलहन उत्पन्न होती है। इस प्रदेश के 2/3 क्षेत्र पर चावल की कृषि होती है। यहाँ सिंचाई साधन भी उपलब्ध है और मिट्टी में आर्द्रता की मात्रा अधिक पाई जाती है। यहाँ बहुफसली कृषि पद्धति का भी विकास हुआ है। अगला कृषि प्रदेश है निचली स्वर्णरेखा कृषि प्रदेश। और कि यह कृषि प्रदेश पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सरायकेला खरसावां में विस्तृत है। इस भूभाग से होकर स्वर्णरेखा नदी प्रवाहित होती है। इस प्रदेश में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। यहाँ बढ़ते उद्योगों एवं नगरीकरण के परिणाम स्वरूप सब्जियों को उगाया जाने लगा है। सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता के कारण यहाँ बहुफसली कृषि पद्धति का तेजी से विकास हुआ है। अगला कृषि प्रदेश है चाईबासा और उसके निकटवर्ती कृषि प्रदेश। कह रहे कि इस कृषि प्रदेश के अंतर्गत पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम सरायकेला खरसावां का क्षेत्र आता है। और यहाँ पे बोला जा रहा है चावल, मक्का, चना की कृषि अधिक होती है। दालें, तिलहन फसलें उच्च भूमि में की जाती है। चाईबासा के मैदानों में सब्जियों की कृषि बहुत अधिक होती है। अगला है उत्तर पूर्वी सीमांत का कृषि प्रदेश। कह रहे कि इसके अंतर्गत उत्तरी साहिबगंज, उत्तर गोड्डा, उत्तर पूर्वी पाकुड़ का कृषि भाग आता है। यहाँ गंगा नदी का निम्न मैदान है। इस प्रदेश में उपयुक्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है। यह झारखंड का विकसित कृषि प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से चावल कृषि, मक्का, चना, दलहन की कृषि होती है। 1970 के बाद यहाँ गेहूं के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है। तो ये था झारखंड के सभी कृषि प्रदेश जिसका विस्तार है। अभी बड़ा थोड़ा थोड़ा विस्तार इसका दिया गया है जो कि बहुत ज्यादा है। अगला प्रश्न है झारखंड में कृषि के परिवर्तनशील प्रतिरूप का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसका है उत्तर, झारखंड मुख्यतः कृषि प्रधान राज्य है जहाँ लगभग 80% ग्रामीण जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर। परंतु राज्य की भौगोलिक संरचना, मिट्टी की प्रवृत्ति, वनों की अधिकता, वर्षा आधारित कृषि व्यवस्था के कारण यहाँ कृषि निरंतर परिवर्तनशील रही। कहा जा रहा है कि परंपरागत कृषि स्वरूप, इसमें बोला जा रहा है कि परंपरागत कृषि स्वरूप क्या है, तो झूम अथवा पौधा खेत का प्रचलन, वर्षा आधारित धान की खेती और मोटे अनाज का उत्पादन जिसमें कोदो, कुटकी, महुआ आता है, मड़ुआ आता है। फिर आत्मनिर्भर कृषि, बाजार से कम जुड़ाव, बैल आधारित पारंपरिक
हल, लकड़ी के औजार तथा सीमित उत्पादन। फिर वर्तमान कृषि के परिवर्तनशील प्रतिरूप क्या है? तो धान की प्रधानता में राज्य के कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 80% धान पर है। फसल विविधता में दलहन उगाई जाती है, चना जैसे कि चना, अरहर, मूंगा, तिलहन उगाई जाती है, सरसों, तिल। नकदी फसलें भी उगाई जाती है जिसमें आलू, टमाटर, गन्ना, प्याज का उत्पादन बढ़ा है। बागवानी विस्तार में आम, लीची, केला, कटहल, सब्जियों का व्यावसायिक खेती होती है। हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा है कि रासायनिक उर्वरकों, संकर बीजों और सिंचाई पद्धतियों का प्रयोग होता है। बाजारीकरण में मंडियों व परिवहन सुविधाओं के कारण कृषि धीरे धीरे व्यापारिक स्वरूप ले रही है। सरकारी परियोजना का प्रभाव क्या है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आदि से उत्पादन एवं तकनीकी प्रयोग को प्रोत्साहन मिलता है। अब इन सारे परिवर्तन के सकारात्मक पहलू क्या है? तो उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि हुई है, किसानों की आय में वृद्धि हुई है, बाजार से इनका जुड़ाव हुआ है, फसल विविधीकरण से खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा को बल मिला है, उद्यानिकी व नकदी फसलों से रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। अब परिवर्तन के नकारात्मक पहलू, अब इसके नकारात्मक पहलू भी क्या है वो भी देखते हैं। धान की अत्यधिक प्रधानता से जल संकट और मिट्टी की उर्वरता में कमी आती जा रही है। रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का दुरुपयोग हो रहा है। सिंचाई साधनों का असमान वितरण है। कुछ क्षेत्र विकसित अधिक अभी भी वर्षा पर निर्भर है। फिर कह रहा है छोटे एवं सीमांत किसानों की तकनीकी सुविधाओं का लाभ सीमित है। पारंपरिक मोटे अनाजों की अपेक्षा जिससे पोषण असंतुलित होता है। अब आलोचनात्मक दृष्टिगत मतलब इसकी हम आलोचना क्या कर सकते हैं या फिर हम क्या इसके बारे में कह सकते हैं? झारखंड की कृषि ने परंपरागत आत्मनिर्भर और वर्षा आधारित स्वरूप से निकलकर आधुनिक तकनीकी एवं बाजारोन्मुखी स्वरूप ग्रहण किया है, किंतु यह परिवर्तन समान रूप से सभी क्षेत्र में नहीं हुआ है। पठारी, आदिवासी और वनवर्ती क्षेत्रों में आज भी पारंपरिक खेती प्रचलित में है, जबकि रांची, हजारीबाग, बोकारो जैसे अपेक्षाकृत विकसित जिलों में व्यावसायिक कृषि अधिक देखने को मिलती है। तो ये था झारखंड के कृषि में कुछ परिवर्तन, उसके आधुनिक परिवर्तन, परंपरागत परिवर्तन और परिवर्तन से लाभ और हानि या नकारात्मक सकारात्मक जो प्रभाव पड़ते हैं वो सारी बातें। अब है हमें टिप्पणी देना है। तो झारखंड के कृषि प्रदेश, तो ये भी हमने ऊपर पढ़ा ही था, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, जो कि ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से एक क्या नाम है डॉक्टर अहमद ने बांटा था झारखंड के जिलों को या फिर झारखंड को 6 कृषि प्रदेशों में। तो उनको देखते हैं। देखिए झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 79.7 हजार किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें से लगभग 43% भाग पर कृषि होती है। यहाँ की कृषि मुख्यतः वर्षा आधारित है और प्राकृतिक विविधताओं के अनुसार राज्य को विभिन्न कृषि प्रदेशों में बांटा जा सकता है। डॉक्टर अहमद ने 6 कृषि प्रदेश में विभाजित किया है, जो कि इस तरह से है। पहला है धान, मक्का, चना क्षेत्र, मतलब जहाँ पे धान, मक्का, चना और सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। तो साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा में उगाई जाती है। फिर धान, मक्का, महुआ क्षेत्र तो गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा में उगाई जाती है। धान, मक्का, फल और सब्जी धनबाद में उगाई जाती है सबसे अधिक। धान, मक्का और चना क्षेत्र तो पलामू, गढ़वा, लातेहार में। और धान, महुआ, फल और सब्जी रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा में। फिर है धान, मक्का, चना क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां। फिर अभी हमने जो ऊपर सबसे फर्स्ट पहला हमने प्रश्न पढ़ा था झारखंड के अन्य कृषि प्रदेश, जो कि हम लोग ने भी इसका विस्तार से वर्णन भी किया था, वो यही सारे थे। अब अगला हमें वर्णन करना है झारखंड में सब्जी उत्पादन। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है। झारखंड उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, परंतु इसके साथ साथ यहाँ पठारी भूमि है और इसकी अवस्थिति सागर के निकट होने के कारण नॉर्वेस्टर से वर्षा की प्राप्ति भी होती है। इन सभी तथ्यों के आलोक में इस भूभाग का वातावरण सब्जी उत्पादन के लिए अनुकूल बन जाता है। पलामू, रांची में कृषि एवं वानिकी शोध कार्यक्रम का संचालन
होता है। अनेक अनुसंधान निष्कर्ष के आधार पर झारखंड क्षेत्र की फूल गोभी, पत्ता गोभी, आलू, टमाटर, फ्रेंच बीन, कद्दू, प्याज, बैगन तथा अन्य सब्जियों की कृषि की जाती है। ये था सब्जी। अब आते हैं दलहन और तिलहन की कृषि। तो पहले तिलहन की कृषि के बारे में देखते हैं कि सरसों और राई झारखंड की महत्वपूर्ण तिलहन फसलें हैं। इनके उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। झारखंड में इन्हें अधिकतर गेहूं, जो चना, मटर आदि फसलों के साथ मिलाकर उगाया जाता है। बात तो सही है। फिर आगे कह रहा है, अतः इनके उत्पादन के लिए भी वैसी ही जलवायु और मिट्टी की आवश्यकता होती है जैसे कि गेहूं या जौ के लिए। इनकी पैदावार के लिए औसत तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर उपयुक्त होती है। उपजाऊ दोमट मिट्टी इनके लिए विशेष रूप से उपयुक्त होती है। यह अगस्त से अक्टूबर तक बोई जाती है और जनवरी से अप्रैल तक काट ली जाती है। अब अगला है दलहन की कृषि। वो था तिलहन की कृषि, दलहन की कृषि। दलहन की कृषि के बारे में कहा जा रहा है कि अरहर दलहन की एक मुख्य फसल है। इसे अकेले व अन्य फसलों के साथ भी बोया जाता है। इसे जुलाई तक बो दिया जाता है, जो दिसंबर तक पर पक पक कर तैयार हो जाती है। यह खरीफ फसल है। चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, रांची आदि प्रमुख उत्पादन जिले हैं। फिर कह रहा है मसूर रबी की एक दलहन फसल है। इसकी बुआई का समय अक्टूबर है। फरवरी से मार्च के मध्य इसकी कटाई हो जाती है। इसकी कृषि मुख्यतः पलामू, गढ़वा, लातेहार, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ तथा दुमका जिलों में होती है। ये था दलहन के बारे में। अब अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर है प्रश्न, झारखंड में गेहूं और चावल उत्पादन तथा उत्पादन क्षेत्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो पहले हम गेहूं के बारे में देखते हैं। तो गेहूं रबी फसल है। यह रंगों के आधार पर कठोर मुलायम होते हैं। गेहूं में विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट काफी अधिक होता है। इसका उपयोग रोटी बनाने, डबल रोटी बनाने, बेकरी का सामान बनाने, मैदा, सूजी, बिस्किट आदि बनाने में किया जाता है। इसकी भौगोलिक दशाएं क्या है? तो तापमान क्या होना चाहिए? यह मुख्य रूप से समशीतोष्ण कटिबंधीय उपज है। यह अनेक प्रकार की जलवायु में पैदा हो सकती है। गेहूं बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस, बढ़ते समय 15 डिग्री सेल्सियस और पकते समय 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान उपयुक्त रहता है। अब वर्षा की बात करी जाए तो इसकी खेती के लिए 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त होता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा गेहूं उगा लिया जाता है, परंतु अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी फसल नष्ट हो जाती है। मिट्टी देखी जाए तो कह रहा है कि काली मृदा में भी गेहूं की पैदावार अच्छी होती है। इसकी खेती के लिए हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती। श्रम की बात करें, इसे बोने में, काटने में, मतलब इसकी श्रम की क्या स्थिति है, मेहनत श्रम की स्थिति क्या है? तो अधिकांश गेहूं की कृषि ट्रैक्टर, थ्रेशर, कंबाइन मशीनों द्वारा आदि की सहायता से की जाने लगी है। और उत्पादन क्षेत्र, तो राज्य में गेहूं का उत्पादन लगभग सभी जिलों में। अब आते हैं चावल के बारे में। तो बोला जा रहा है कि धान झारखंड की प्रमुख फसल है। यहाँ कृषि योग्य भूमि के 6% भूभाग पर धान की कृषि होती है। राज्य में धान की 3 फसलें उत्पन्न की जाती है, जिसमें पहला है अमन या अगहनी। बोला जा रहा है कि इसे मानसून के प्रारंभिक समय जुलाई अगस्त में इस फसल को बोया जाता है तथा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में इसे काट दिया जाता है। फिर कह रहा है दूसरा किस्म है बोरो या भदई। बोला जा रहा है कि इसे मार्च में जब तापमान बढ़ने लगता है तो फसल पक जाती है और इसे मार्च से जून के मध्य में काट लिया जाता है। अगला है ओस या शरदकालीन। इसको कुंवारी या शरदकालीन भी कहते हैं, जिसका उत्पादन समय मई जून से सितंबर अक्टूबर के मध्य में रहता है। अब आते हैं इसकी भौगोलिक दशा। तो इसका तापमान क्या होना चाहिए? तो इसके उत्पादन के लिए 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो इसकी खेती के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जा सकता है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो इसकी खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी, चिका दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो पर्याप्त तक नमी बनाए रख सके। श्रम की क्या आवश्यकता है या श्रम का क्या स्थिति है?
तो चावल की खेती के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये था झारखंड में गेहूं और चावल की खेती के बारे में उसका विश्लेषण। अब आते हैं डॉक्टर अहमद के अनुसार झारखंड के कृषि प्रदेशों का विभाजन कीजिए। तो हमने ये अभी ऊपर ही पढ़ा था ना, ये सब हमने सेकंड वाले में या थर्ड वाले क्वेश्चन नंबर पे ये हमने पढ़ा था। अगला आते हैं 6 में कह रहा है सीमांत कृषि प्रदेश की व्याख्या करें। तो हमने प्रश्न 1 का उत्तर बिंदु 8 में इसके बारे में लिखा है। अरहर उत्पादन का वर्णन करें। तो ये अभी हमने जस्ट ही पढ़ा है प्रश्न 3 के क वाले पॉइंट पे। फिर है झारखंड में गेहूं उत्पादन हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाएं। ये भी हमने जस्ट पढ़ा। झारखंड में सब्जी के विकास के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन 3 का जो ख वाला उत्तर है उसमें। अब में यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जिसके बारे में यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि झारखंड में खाद्यान्न उत्पादन का समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत करें। तो इसकी प्रस्तावना है झारखंड की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित है। राज्य की लगभग 67% जनसंख्या कृषि पर आधारित है निर्भर है, किंतु यहाँ की कृषि प्राय मानसून वर्षा पर आधारित एवं परंपरागत है। खाद्यान्न उत्पादन राज्य की खाद्य सुरक्षा, पोषण और आर्थिक स्थिति को सीधे प्रभावित करता है। प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं धान, जो कि रांची, लोहरदगा, गुमला, पूर्व सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग आदि जिलों में उगाई जाती है। मक्का पश्चिम सिंहभूम, पलामू, खूंटी में उगाई जाती है। गेहूं पलामू, चतरा, गढ़वा, कोडरमा, हजारीबाग में उगाई जाती है। दलहन फसलें उगाई जाती है पलामू, चतरा, गढ़वा, हजारीबाग। उत्पादन की स्थिति क्या है? तो राज्य का कुल खाद्यान्न उत्पादन राष्ट्रीय औसत से कम है। झारखंड में धान उत्पादन औसतन 1.8 से 2 टन हेक्टेयर है। फिर कह रहा है कि गेहूं व दलहन उत्पादन में भी यह राष्ट्रीय स्तर से पीछे है। फिर कह रहा है खाद्यान्न उत्पादन प्रायः अनिश्चित मानसूनी वर्षा और सीमित सिंचाई सुविधाओं पर निर्भर करता है। अब समस्याएं इसकी क्या है? तो सिंचाई का अभाव है हमारे झारखंड में। मृदा की अनुकूलता हर जगह एक तरह से नहीं पाई जाती। परंपरागत कृषि पद्धति आज भी कई जिलों में जो किसान हैं या जो कृषि करते हैं वो परंपरागत कृषि पद्धति से ही खेती करते हैं। बिखरी भूमि बिखरी हुई है। विपणन व भंडार की कमी, बाजार और भंडारण की कमी है। प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। अब है सुधार के प्रयास। तो सुधार के प्रयास क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, दलहन उत्पादन प्रोत्साहन योजना। दूसरा है सिंचाई हेतु बड़ी एवं छोटी परियोजनाओं जैसे कि कन्हर कुनार तिलैया तेनुघाट परियोजना। मतलब ये सब की गई है ताकि वो सुधार किया जा सके हमारे खेती वाले सिस्टम में। फिर कह रहा है कि जैविक खेती, उच्च उत्पादन किस्मों का प्रचार, धान आधारित बहुफसलीय प्रणाली। अगला है झारखंड खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है और प्रायः अन्य राज्यों जैसे कि पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार से खाद्यान्न पर निर्भर रहता है। फिर कह रहा है कि यदि सिंचाई विस्तार, आधुनिक तकनीक, दलहन, मोटा अनाज प्रोत्साहन और कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए तो झारखंड की कृषि स्थिति और खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि संभव हो सकती है। तो ये था हमारी झारखंड की कृषि की स्थिति। कौन सी फसलें किस राज्य किस जिले में उगाई जाती है और स्थिति कैसी है, कमी है तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है। अब आते हैं एक उत्तर वाले प्रश्न। झारखंड में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? तो पलामू। चना सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल वाला पलामू। सरसों राही का प्रति हेक्टेयर उत्पादन दर किस जिले में अधिक है? तो रामगढ़ में। अगला 2013-14 में झारखंड में कुल गेहूं का उत्पादन कितना था? तो 1.18 लाख मीट्रिक टन। फिर कह रहा है कि राजमहल की पहाड़ी तथा उसके आसपास के कृषि प्रदेश में कौन सा जिला नहीं आता है? तो गुमला नहीं आता है। तो ये सारे यहीं तक होगा। इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं इसके आगे के चैप्टर्स को करके लेके आऊँगी झारखंड के भूगोल में नेक्स्ट
चैप्टर लेके आऊँगी कृषि के बाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।